वेलकम फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार सक्षमता परीक्षा, नियोजित शिक्षक से सक्षम शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक बनने की तैयारी, बिहार एसएससी तथा अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो बायोलॉजी का पोर्शन है, जीव विज्ञान का पार्ट है, हिस्सा है, उसी को हम लोग अभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को लेकर के आगे अग्रसर हो रहे हैं। इसी कड़ी की आज की जो हमारी टॉपिक है, इसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। पिछले दिन हम लोगों ने चर्चा किया था कि जीव विज्ञान में सजीव जगत एवं उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जीव की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास कैसे हुआ है। तो इस पर आधारित जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य पॉइंट्स हैं, मुख्य प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में आ रहे हैं, इसके लिए आप हमारी इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहें। उम्मीद करता हूं कि यह जो आप परीक्षा की तैयारी करेंगे वो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आएगा और आप उसको अच्छे से अपना आंसर दे सकेंगे और अपना स्थान सुरक्षित कर सकेंगे। इसके लिए शुरू से आखिरी तक यह पूर्ण, एक प्रकार से यूँ कहें कि पूर्ण यह जो टॉपिक है उसको लिया गया है। इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का ही सार संग्रह बनाया गया है। एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित की गई सिलेबस के आधार पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, उन्हीं बिंदुओं को लेकर के हमने यह वीडियो बनाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैसे क्या है। तो पहला जो पॉइंट यह है कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने इसे सबसे पहले परिभाषित किया था। इसका दूसरा प्रश्न है, या दूसरा पॉइंट यूँ कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? तो क्रो मैग्नन मानव को आधुनिक मनुष्य का सबसे अंतिम पूर्वज माना है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना गया है। इस बात का यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या बताया गया है कि मानव की उत्पत्ति जो है लगभग 2 अरब वर्ष पहले इस धरती पर मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पिछले दिन भी हम लोगों ने पढ़ा था। मैं जो आपको बता रहा हूँ 100% जो है कि आने वाले प्रश्न हैं, इसलिए आप इसको तैयारी करें अच्छे से। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। अगला पॉइंट है कि उद्विकास का मुख्य कारक क्या है? उद्विकास का मुख्य कारक क्या है? तो इसका उत्तर होगा प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन। उद्विकास की उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ह्यूगो डी व्रिज ने किया था। उसके बाद है कि आर्कियोप्टेरिक्स जुरेसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। आपसे प्रश्न पूछता है कि सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच का कड़ी कौन है? तो आपको याद रखना होगा आर्कियोप्टेरिक्स है, जो कि जुरेसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है, जो सरीसृप और पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेमथ किस जीव का पूर्वज है? मेमथ किस जीव का पूर्वज है? तो हाथी का। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो इसका उत्तर होगा नील हरित शैवाल। नेक्स्ट पॉइंट है कि शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्त काल को क्या कहते हैं? शीतकाल में पशुओं की प्रसुप्त काल को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइबरनेशन। शीत ऋतु में पशुओं की प्रसूति काल को हाइबरनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है कि किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? किस जीव में
स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता। यहाँ तो इसका उत्तर होता है तारामीन अर्थात स्टारफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु में किस प्रकार की राइबोसोम पाए जाते हैं? जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि डायनासोर अर्थात सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजाइक युग में हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिसका उदय मेसोजाइक युग में होता था। नेक्स्ट है कि नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लोमली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? उसको कहते हैं क्रोमैटोफोर्स। नेक्स्ट है, किस पौधों में जाइलम वाहिका का अभाव होता है? किस पौधों में जाइलम वाहिका का अभाव होता है? तो इसका उत्तर है अनावृतबीजी टेरिडोफाइटिस में जाइलम फ्लोएम का अभाव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया? व्हिटेकर ने किया था। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैकक्लिंटॉक ने किया था। नेक्स्ट है, कौन सा क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाया जाता है? कौन सा क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। नेक्स्ट है, ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? अर्थात पक्षी तो है लेकिन पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं, अर्थात चमगादड़। नेक्स्ट है कि चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है बल्कि इसे स्तनपायी में रखा गया है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पक्षी को किस श्रेणी में रखा गया है? तो यह उड़ने वाले पक्षी के श्रेणी में नहीं बल्कि स्तनपायी के वर्ग में रखा गया। अब स्तनपायी की क्या विशेषता है इसके बारे में विशेष डिस्कशन हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, कौन कौन से हैं? तो मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, ये सभी क्या है? रात्रि में चलते हैं। अब आइए कुछ मुख्य नाम और उनके वैज्ञानिक नाम हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे कि साधारण नाम और वैज्ञानिक नाम। मानव को होमो स्पेसियस कहा जाता है, तेंदुआ को पैंथरा पारिडस कहा जाता है, बाघ को पैंथरा टिग्रिस कहा जाता है, शेर को पैंथरा लियो कहा जाता है, मटर को पाइशम सटाइवम कहा जाता है, बिल्ली को फेलिस कैटस कहते हैं, मेढक को राना टिग्रिना कहते हैं, धान को ओराजाइना सटाइवा कहते हैं, सरसों को ब्रेशिका कम्पेस्ट्रिस कहते हैं, चना को सीसर एरिएंटियम कहते हैं, गेहूं को ट्रिटिकम एस्टिव कहते हैं, गाय को बॉस इंडिकस कहते हैं और आम को मैंगिफेरा इंडिका कहा जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि साधारण नाम और उसके वैज्ञानिक नाम भी आपने बायोलॉजी में देख लिया, सीख लिया और समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो क्रमशः ग्रेना तथा स्ट्रोमा में। उसी प्रकार है कि मोलास्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? मोलास्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? उसे हीमोयास्निन के कारण मोलास्का के रंग नीले या हरे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के
मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचार्य पाया जाता है? कवक मूल। नेक्स्ट है ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? ईस्ट एवं मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो वह है फफूद। नेक्स्ट है कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? उसको कहते हैं सेलुलोज। नेक्स्ट है लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो उत्तर होगा कवकों एवं शैवाल से। नेक्स्ट है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट है अधिकांश जीव किसके द्वारा श्वसन करते हैं? वात तंत्र द्वारा। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो उत्तर होगा वात तंत्र के द्वारा। नेक्स्ट है कुनैन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त किया जाता है तथा यह मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। देखिए आपसे प्रश्न पूछेगा मलेरिया का उपयोग किसमें होता है? तो सिनकोना नामक पौधों की छाल का किया जाता है। कुनैन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण होता है? तो एंथोसाइनिन। सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। नेक्स्ट है लाल रंग जो टमाटर में होता है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? तो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोरोसिस। नेक्स्ट है कि सर्पों के विष ग्रंथि किस अंग के समान हैं? तो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों की। सर्पों के विष ग्रंथियां किस अंग के समान हैं? तो उत्तर होगा कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों की। नेक्स्ट है निपेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। निपेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। नेक्स्ट है चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो सैलोदभिद कहलाते हैं। तो इसी का मुख्य बिंदु है घटपर्णी जिसे कि पीचर प्लांट कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इनकी पत्तियां पर्ण फलक घटक अर्थात घड़े के रूपांतरण में होती है। नेक्स्ट है कौन सा प्राणी आंत में जल का संग्रह करता है? कौन सा प्राणी आंत में जल संग्रह करता है? तो ऊंट। नेक्स्ट है सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? कोलोस एस्कीवर्ड। नेक्स्ट है सबसे बड़ा कशेरुकी जीव कौन सा है? तो कोलोसड एस्कीवर्ड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है वह है कि लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? तो एक बीजी बेरी के रूप में। नेक्स्ट है हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होता है। आपसे प्रश्न बनेगा कि हल्दी यहाँ का कौन सा भाग हम खाते हैं? तो हल्दी तो होता है ज़मीन के अंदर, लेकिन हल्दी का हम लोग तना का प्रयोग करते हैं तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद अर्थात राइजोम कहलाता है। खाया जाने वाला हिस्सा प्रकंद और इसका प्रयोग किया जाने वाला पार्ट जो होता है उसको हम तना कहते हैं। नेक्स्ट है लाल मिर्ची किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो कैप्सेसिन के कारण। उसके बाद है कि सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, उसे हम व्हेल कहते हैं। नेक्स्ट है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? उसको कहते हैं प्यूमा अवस्था। कौन सा है? प्यूमा अवस्था। नेक्स्ट है गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर तापमान कितना होता है? सदैव एक समान रहता है। गर्म रुधिर वाले या समतापी जो जंतु होते हैं उसमें हमेशा उसके रुधिर समान होते हैं। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो मछली। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं? एकिडना वह जो है अंडे तो देता है पर बच्चे नहीं देता है, जबकि वह स्तनपायी है। नेक्स्ट है कि जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। ध्यान से सुनिएगा, जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव शरीर
में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। सील किस वर्ग का प्राणी है? सील किस वर्ग का प्राणी है? तो है स्तनपायी। नेक्स्ट है कि कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? कॉर्क जो आप लोग ढक्कन के रूप में प्रयोग करते हैं या खेलने के लिए जो कॉर्क का नीचे का हिस्सा होता है बैडमिंटन में, उसको भी हम लोग कॉर्क कहते हैं। तो कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो क्वैरकस नाम के पौधे से प्राप्त होता है। उसी प्रकार डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो उसको कहते हैं डॉल्फिन। अफीम मॉर्फिन पौस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। अफीम मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधफले पक से प्राप्त होता है। चलिए आगे पॉइंट है हमारा कि गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो तना। नेक्स्ट है लहसुन की गंध का कारण क्या होता है? अर्थात सल्फर यौगिकों की उपस्थिति। लहसुन के गंध का कारण है सल्फर यौगिकों की उपस्थिति। नेक्स्ट है शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। मरुद्भिद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहता है? अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहता है? तो उसको हम यांत्रिक सहारे के लिए कहते हैं। अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहता है? तो यांत्रिक सहारे के लिए। उसका नेक्स्ट है टिक और माइट किन जीव वंश से संबंधित होता है? मकरी वंश। नेक्स्ट है जुगनू फायरफ्लाई की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? अर्थात जो जुगनू चमकता रहता है वो किस एंजाइम के कारण? तो ल्यूसीफेरस के कारण। नेक्स्ट है कि सन हेम्पे रे से किससे प्राप्त होते हैं? सन हेम्पे रे से किससे प्राप्त होते हैं? तो फ्लोएम से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। नेक्स्ट है डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? 1859 में। डार्विन की पुस्तक द ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? 1859 में। नेक्स्ट है जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से। नेक्स्ट है जीवों में उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? तो उसको कहा जाता है सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। नेक्स्ट है किस कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? किस कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो इसका उत्तर है खुला परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट है स्तनधारी भ्रूण में उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित होता है? स्तनपायी भ्रूण में उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर आता है? तो उत्सर्जित किया जाता है तो अपरा के द्वारा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो नियत तापी अर्थात वार्म ब्लडेड। नियत तापी। चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो नियत तापी। नेक्स्ट पॉइंट है कि विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा में किया जाता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा पक्षी जो तेजी से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, उस पक्षी को क्या कहते हैं? शुतुरमुर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे हेलोफाइटस कहलाते हैं। नमक युक्त मिट्टी अर्थात समुद्र के किनारे वाले जो इलाके होते हैं वहाँ पर यदि पौधे उगते हैं तो उस तरीके के पौधों को हम लोग हेलोफाइटस नामक श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट है एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। एंटमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाए जाते हैं? आंत में। नेक्स्ट है लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है कहाँ? जाइलम उत्तक पर। उसके बाद है डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? उसका नाम है प्रावस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। अधिपादप अन्य पौधों पर
क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। नेक्स्ट है टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित होता है? मकड़ी वंश। उसके बाद है जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो ल्यूसीफेरस। इस पर हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं। सन हेम्पेरेसे किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं? फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाए जाते हैं? लेग्यूम मूल ग्रंथियों से। डार्विन की पुस्तक ऑन द हॉरिजन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? 1859 में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त किए जाते हैं? जीवाश्म से। नेक्स्ट है जीवों में उत्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? तो सैलमांडर, अजगर, कंगारू। नेक्स्ट है किस कशेरुकी जीव में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट है स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जवरीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? अपरा के द्वारा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो नियततापी। उसके बाद विज्ञान की पैलियोटोलॉजी नामक शाखा है जिसमें कि हम लोग जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता उसे शुतुरमुर्ग कहते हैं। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप को हेलोफाइटस कहलाते हैं। उसके बाद है एंटमीबा हिस्टोलेटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? जाइलम ऊतक पर। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था से बने होते हैं? तो 5 प्रावस्था। चलिए आखिरी है डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए जीव का महत्व है डाइटम का। फिर से सुनिएगा, डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व होता है? तो डाइटम का। नेक्स्ट है पपीते का पीला रंग किस कारण से होता है? तो कैरिका जंथेनिन की उपस्थिति के कारण। अगला है पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना। नेक्स्ट है किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो लैमिनेरिया नामक शैवाल से जो भूरी शैवाल होती है। नेक्स्ट है वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं उसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहते हैं। नेक्स्ट है अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि वे जीव द्रव्य संकुचित होकर मर जाते हैं। नेक्स्ट है कवक कोशिका में संचित होने वाले खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो ग्लाइकोजन। फिर से सुनिएगा, कवक कोशिका में संचित होने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं? लाइकोजन। नेक्स्ट है तालाबों तथा कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छर को या नियंत्रित करने में मदद मिलती है? उसको कहते हैं गैबूसिया फिश। नेक्स्ट है बिस्फेनॉल BPA क्या है? खाद्य संवेष्टि सामग्री के विकास के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन। नेक्स्ट है मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। मृदा के प्रयोग के बिना अर्थात बिना मिट्टी के केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। उसका प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? जीवाणुओं से। नेक्स्ट है इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार उपस्थित होता है? इसका उत्तर है जाइमेस। नेक्स्ट है जब एक ही जीव 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बहुप्रभाविता का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है क्यूनिन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? सिनकोना से। नेक्स्ट है मेंडल ने अपनी वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? तो गार्डेन पी का अर्थात मटर का। नेक्स्ट है कि ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से लेकर 1884 ईस्वी को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। फिर से सुनिए, ग्रेगर जॉन मेंडल जो 1822 से 1884 में तक रहे थे
उनको आधुनिक आनुवंशिकी का जनक अर्थात फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक कहा जाता है। उसके बाद है सुखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। सुखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। क्या है? एब्सिसिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? अधिक एंजाइम किस ताप पर अधिक सक्रिय होते हैं? -23 डिग्री से -35 डिग्री के मध्य। तो इस प्रकार मित्रों आपने देखा कि बायोलॉजी का जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास को लेकर के हमारा आज का यह वीडियो था, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए VVI प्रश्न था, VVI क्वेश्चन थे, जो कि हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप यदि इतने टॉपिक को टच कर लेते हैं तो इस टॉपिक से आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। यह हमारी पूर्ण आपको गारंटी है कि यदि आप गारंटी के साथ इस टॉपिक से आने वाली इतने प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए, हमारी शुभकामना है कि आप अपनी तैयारी में लगे रहें, आप अपनी परीक्षा को बेहतर लिखें। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी नए टॉपिक को लेकर के। बायोलॉजी का कल एक नया टॉपिक शुरू होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तथा हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यही उम्मीद के साथ हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।